नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का तीसरा पार्ट लेके आया हूं, जिसमें पहले पार्ट में वर्ब पढ़ाया, वर्ब का पहला पार्ट था, फिर वर्ब का दूसरा पार्ट, आज वर्ब का तीसरा पार्ट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी वर्ब पढ़ना है तो पहले वर्ब का पहला वाला पार्ट देखो, फिर वर्ब का दूसरा वाला पार्ट देखो, तब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वर्ब का तीसरा पार्ट तब देखोगे तो वो फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कारण ये होता है कि ये एक दूसरे से एक रूल एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, वर्ब ही है तो जब तीसरा पार्ट बन रहा है तो मतलब तीसरे पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ हम बताएंगे जो कि पहले और दूसरे से संबंधित होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं वर्ब, आगे देखते हैं वर्ब में क्या पढ़ना है हमको। वर्ब में एक्चुअल देखें तो वर्ब में हम पहली क्लास में पढ़े हैं वर्ब का क्लासिफिकेशन, वर्ब का क्लासिफिकेशन एंड वर्ब का फर्स्ट पार्ट मतलब क्या पढ़े हैं, डू, डज और डिड के बारे में क्या पढ़े हैं। वर्ब का जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हम क्या पढ़े, वर्ब का क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में पहले जो प्राइमरी वर्ब हमारी होती है तो प्राइमरी वर्ब में डू, डज और डिड को हम पहले वाले पार्ट में ख़त्म किए। जब हम दूसरा पार्ट लेके आए तो दूसरे पार्ट में प्राइमरी वर्ब में ही क्या पढ़े, बी का फॉर्म। तो बी के बारे में दूसरे वाले पार्ट में जानकारी किए हैं। तो बी वाला जो पार्ट है अपना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बी वाला पार्ट, बी वर्ब जो हमारी है जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करती है, उसको हम आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बी का जो फॉर्म है हमारा। प्राइमरी वर्ब में क्या हुआ है, प्राइमरी वर्ब में हुआ है डू का हो गया है, बी अब पढ़ना है, डू हो गया, बी पढ़ना है। सेकंड क्लास में बी के बारे में पढ़ा है हमने कुछ, तो जहाँ तक पढ़ा है लिंकिंग वर्ब, देखिए बी के मेन वर्ब तक पढ़ा है हमने कि जैसे मान लीजिए बी, जब बी का कोई फॉर्म जैसे इज, एम, आर, ये जब मेन वर्ब का काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा तो इनको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। किस नाम से, लिंकिंग वर्ब के नाम से, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। ये हमने क्या कहाँ तक पढ़ा, दूसरे पार्ट में। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट में कि तीसरे पार्ट में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तीसरे पार्ट में एक्चुअल में हमको क्या पढ़ना है कि बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब में देखें तो बी वर्ब खुद बी जो होता है, बी वर्ब का क्या होता है, ये बेस फॉर्म होता है। क्या, बेस फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम जानते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम और आर। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज और वर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग, BING। ठीक है, आपको ये पता है कि आपके पास बी के कितने फॉर्म टोटल हैं, कितने पार्ट हैं। जैसे बी हो जाएगा, बीन हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, इज हो जाएगा, एम हो जाएगा और आर हो जाएगा, बाज और बर। ये होती हैं बी की 8 फॉर्म, जो कि हम सेकंड लेक्चर में भी इसकी जानकारी आपको दे दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए आपके पास क्या है, मान लीजिए सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ब है, अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब है,
तो ये आप डेफिनेटली मान के चलिए 100% कि ये मेन वर्ब है। एक वर्ब है मतलब वो मेन वर्ब का काम करेगी। पर यदि आपके पास सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब है, फिर दूसरी वर्ब है, फिर इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आता है, तो आप ये मानिए कि सब्जेक्ट के जस्ट बाजू वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। पर कब? जब उसके बाद एक वर्ब और आएगी तो वो मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। जैसे मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब और है, दो वर्ब और तीन वर्ब हैं। इसके बाद आपके पास यदि ऑब्जेक्ट आता है तो इन वर्बों को किस नाम से जानेंगे? देखिए, ये आपके पास जो सब्जेक्ट के जस्ट बाजू वाली वर्ब है इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। जो अंतिम वाली वर्ब होती है उसे हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये बीच की वर्ब है इसे सपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जो बीच वाली वर्ब होती है वो सपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। अब देखिए 4 नंबर पे सब्जेक्ट है, फिर मान लीजिए चार वर्ब हैं आपके पास, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इतना तो कंफर्म है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाजू वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, लास्ट वाली मेन वर्ब होती है। ठीक है, ये बीच में कौन सी वर्ब हो जाएगी आपकी? सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसमें इतना हो गया। अब देखिए, जब कभी चाहे बी का फॉर्म हो चाहे कोई भी वर्ब हो, पर जब एक वर्ब का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होता है? वो मेन वर्ब होती है। दो वर्ब होती हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाजू वाली जो वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और सब्जेक्ट के मतलब एक वर्ब के बाद जो अगली वर्ब मतलब अंतिम वर्ब क्या कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब मतलब वर्ब के नाम से पहली वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जो लास्ट वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, फिर इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, अंतिम वाली वर्ब मेन वर्ब होती है, इसमें कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं है। तो अब जो बीच वाली वर्ब होती है वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएंगी? सपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, चाहे कोई भी वर्ब आए। ठीक है, अब ये देखिए आप कि आपके पास यहाँ पे दो वर्ब है, तो सब्जेक्ट अगर आपको पता है कि सिंगुलर होता है तो वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। इतना तो पता है ना कि जैसे ये बताइए कि अगर लिखा हुआ है ही डैश डैश मुंबई, ये लिखा हुआ है ही डैश डैश गोइंग टू मुंबई। आपके पास अगर क्या दिया हुआ है, मान लीजिए बाज दिया हुआ है और वर दिया हुआ है, तो आप किस बेस पे बाज लगाओगे? वर। तो ये जानकारी देगा आपको सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपको बताएगा कि जब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। सिंगुलर क्योंकि बाज सिंगुलर होती है और वर प्लूरल पास्ट की वर्ब होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाज। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बेस पे जो सिंगुलर प्लूरल का जो कंसेप्ट होता है वो केवल सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब, जस्ट सब्जेक्ट के बाजू वाली वर्ब में ही इसका परिवर्तन होगा। क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या बता रहे थे? मेरा बताना ये था कि ये जो सब्जेक्ट की बाजू वाली वर्ब है ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। पर कैसे? देखना, इसके बाद वाली जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी? इसकी बगल वाली वर्ब बताएगी। ये सपोर्टिंग वर्ब को ये हेल्पिंग वर्ब बताएगा कि आगे कौन सी वर्ब आएगी, और मेन वर्ब को ये सपोर्टिंग वर्ब बताएगी कि किस फॉर्म की वर्ब आएगी। क्योंकि मेन वर्ब भी 5 फॉर्म होते हैं इसके, V1, V2, V3, V4 और V5। तो इनका जो है तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो, वर्ब के बाद जब हम सेंटेंस पे चलेंगे, सेंटेंसों का जब हम यूज करेंगे, सेंटेंस पे वर्ब का यूज करेंगे तो वहाँ
पे इनका आइडेंटिफाई हम वहाँ पे करेंगे कि अब ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके बेस पे मेन वर्ब आ रही है। फिर इसके बाद क्या बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बेस पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बेस पे सपोर्टिंग वर्ब आ रही है और सपोर्टिंग वर्ब के बेस पर मेन वर्ब आ रही है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। ठीक है, अब देखते हैं बी का जो फॉर्म है हमारे पास, बी पर पढ़ रहे हैं ना, तो बी के फॉर्म के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जो बी का फॉर्म आपके पास है, तो बी के फॉर्म की वर्ब को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट? देखिए, एक पार्ट रख लेते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। एक पार्ट रख लेते हैं बी, बीन, बींग, बींग। एक पार्ट इसका ये हो गया और एक पार्ट इसका ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो वर्ब है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट की वर्ब है और ये पास्ट की वर्ब है, ये पास्ट की वर्ब है। ठीक है, ये प्रेजेंट की वर्ब है, ये पास्ट की वर्ब है और ये जो है इसका बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है। बीन जो है V3 है, थर्ड फॉर्म है और V4 ये ING फॉर्म है इसका। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि जो बी का फॉर्म है, बी के 8 फॉर्म होते हैं, 1 2 3 3 2 5 5 3 8, 8 में से ये बेस फॉर्म होता है बी का। और ये जो बीन होता है ये V3 थर्ड फॉर्म होता है, जो बींग होता है ये चौथा फॉर्म, ING फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूस बोलते हैं इसको। बाज वर्ब जो है वो पास्ट की वर्ब होती है और इज, एम, आर ये जो है प्रेजेंट की वर्ब होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब हम पढ़े हैं क्या, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर क्या पढ़े, बी, बीन और बींग। इज, एम, आर ये कहती हैं कि जहां पर हम आएंगे हमारे से पहले कोई अन्य वर्ब नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये इज, एम, आर, वाज, वर का कहना है कि जहां कहीं हम आएंगे तो हमसे पहले कोई अन्य वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, बी, बीन और बींग का कहना है कि जहां कहीं भी हम आएंगे तो हमारे आने के पहले कोई ना कोई अन्य वर्ब का आना आवश्यक है। ये वर्ब अकेले नहीं आती हैं, ये वर्ब अकेले नहीं, देखिए अकेले आती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे आने के पहले कोई न कोई अन्य वर्ब का आना आवश्यक होता है। मतलब जहाँ पे ये वर्ब आएंगी, ये 3 वर्ब आएंगी, इसके पहले कोई न कोई वर्ब का होना आवश्यक है। ठीक है, अब एक चीज़ ये देख लेते हैं हम, ये जो बी वर्ब है, बी ये जो है किसका काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। पहली बात इसकी हो गई। दूसरी बात ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। हेल्पिंग वर्ब का काम ये नहीं करता है, ये सपोर्टिंग वर्ब का काम करता है। किसका? सपोर्टिंग वर्ब का काम करता है। और हमारे पास जो इज, एम, आर है ये क्या काम करता है, ये मेन वर्ब का काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और ये सपोर्टिंग वर्ब का काम नहीं करता है। ये किसका काम नहीं करता है? तीसरे नंबर पर मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट हो गया कि बी, बीन, बींग
के पहले कोई ना कोई वर्ब आना आवश्यक होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इज एम आर बाज वर्ब के पहले कोई अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इज एम आर बाज वर्ब के पहले इज एम आर बाज वर्ब जो है मेन वर्ब का काम कर सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं, सपोर्टिंग वर्ब का काम ये नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका कहना यह है कि हमारे पहले कोई ना कोई वर्ब का होना आवश्यक होता है। देखिए, जैसे आपके पास सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब, दो वर्ब और तीन वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सपोर्टिंग वर्ब हो गई और यहाँ पे मेन वर्ब आती है, पता है आपको। तो इसमें ये झगड़ा नहीं है, ये मेन वर्ब का काम करती है और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का काम कब करेगी? जब जैसे सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद एक ही वर्ब आएगी, जैसे इज आ गया तो वो किसका, कौन सा वर्ब हो गई आपकी? मेन वर्ब हो गई। अगर सब्जेक्ट के इस वर्ब के बाद कोई और वर्ब है तब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। सपोर्टिंग वर्ब क्यों नहीं काम करेगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इज को रख दिए, इज को रख दिए तो यह रूल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इज का कहना है कि हमारे पहले कोई अन्य वर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह सपोर्टिंग का काम नहीं करती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कंसेप्ट। ये मान लीजिए कि सब्जेक्ट है आपका, फिर जब कभी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा तब, मेन वर्ब का काम करेगा तब। जैसे सब्जेक्ट हो गया और बी का मेन वर्ब जो है हमारी वो बी वर्ब है, कौन सी? बी का कोई भी वर्ब मेन वर्ब है। फिर इसके बाद क्या होगा? या तो ऑब्जेक्ट की बात, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, ये जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक चीज़ पहले ये देखिए आप कि जब कभी बी का फॉर्म, कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है, तो वह उस टाइम, उस समय लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। और एक रूल और लिख लीजिए इसके बाद, और इसका मतलब क्या हुआ कि जहां कहीं सब्जेक्ट के बाद बी का कोई फॉर्म यदि मेन वर्ब का काम करता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेन वर्ब का दो पार्ट होता है, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। तो जब कभी बी का कोई फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा तो वो लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। और सब्जेक्ट के बाद एक ही वर्ब अगर आती है किसी सेंटेंस में, यदि केवल एक वर्ब आ रही है तो एक वर्ब ये जब आती है तो वो मेन वर्ब होती है। कभी भी कहीं भी अगर एक वर्ब आती है तो वो मेन वर्ब होती है, और जब बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो वो क्या होता है? लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। इस सेगमेंट का जिक्र हम पार्ट नंबर 2 वाला वीडियो जो है उसमें भी कर दिए थे, लेकिन ये बात आपको हम ये नहीं बताए हैं कि ये जो लिंकिंग वर्ब हमारा होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखना है आपको, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो क्या आता है? जब लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या आता है? तो तब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। अब इसमें दो बातें हैं कि इसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो क्या आता है? वहाँ पे आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। लेकिन समस्या ये है कि हम किसको मेन वर्ब, किसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये चीज़ समझना हमारे लिए आवश्यक है कि किस चीज़ को हम कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे और किस चीज़ को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद इसको ऑब्जेक्ट ना बोल के कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी से पूरक बोलते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट दो होता है, ये कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है COMPLEMENT, इसको पूरक बोलते हैं। और एक स्पेलिंग क्या होती है, COMPLI, ई की जगह पे आई होता है, बाकी मेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा। तो ये प्रशंसा का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रयोग होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक का प्रयोग होता है। अब आइए हम एक चीज़ ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट, क्रिकेट। फिर दूसरा लिख लेते हैं, ही इज अ गुड टीचर। आपके पास ये दो एग्जाम्पल हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट। तो ये बताइए यहाँ पे कि ही के बाद क्या आया, इज आया, एक वर्ब आई। फिर प्ले का प्लेइंग जो है, ये चौथा भी फोर वर्ब आई। मतलब जो वर्ब का फॉर्म चौथा होता है उसे ING फॉर्म भी बोलते हैं। तो प्ले इसमें वर्ब है, ING फॉर्म लगाए हैं तो प्लेइंग आया है। मतलब दो वर्ब है तो ये कौन सी हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये अभी ये नहीं क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, कि कॉम्प्लीमेंट है, ये क्लियर नहीं है, हम अभी क्लियर करते हैं। लेकिन इसको भी देखते हैं क्या होता है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, इसके बाद गुड वर्ब नहीं है, टीचर वर्ब नहीं है, तो इसके मतलब एक वर्ब आ रही है। ये कौन सी वर्ब है, बी वर्ब। और एक वर्ब है तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। जो एक ही वर्ब जिस सेंटेंस में होती है वो मेन वर्ब का काम करती है। तो ये बी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। जहाँ पर भी मेन वर्ब होती है तो हमने ये पढ़ा है कि इसको किस नाम से जानते हैं, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस वर्ब से, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरी बात क्या है, ये पढ़ा है हमने, जब जहाँ कहीं लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद क्या आता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता। और जब, अब देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मेरे पढ़ाने का प्रभाव कौन झेल रहा है, आप। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रभाव किस पर हो रहा है, आप पर। तो यदि आप पर प्रभाव हो रहा है तो आप क्या होगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस पहले वाले सेंटेंस में देखो तो ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट, इसमें क्रिकेट है और ही है। वह जब प्ले मतलब खेलना, वह जब खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट पर प्रभाव हो रहा है, मतलब वो क्रिकेट को खेल रहा है। तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ, किस पे लिख रहा हूँ, किस पे, बोर्ड पर, बोर्ड पर। तो लिख कौन रहा है, मैं। दूसरा किस पर लिख रहा हूं, बोर्ड पर। तो प्रभाव कौन झेल रहा है, बोर्ड। तो जब प्रभाव झेलने वाला या जो हमारे द्वारा किया जाएगा, तो जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव यदि सामने वाले पे होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। पर यदि हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है, मतलब जो काम होता है, मतलब वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब क्रिया, काम होता है, उसका प्रभाव जब दूसरे पर्सन पे पड़ता है तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है।
ठीक है। जब सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ही इज आ गुड टीचर, ठीक है, वह एक अच्छा शिक्षक है, ठीक है। तो ही कौन है, सब्जेक्ट हो गया ही, ये वर्ब हो गई, लेकिन इसके बाद हमने कहा कि क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो आ गुड प्लेयर क्या है, सॉरी आ गुड टीचर क्या है, देखिए ये वह है, तो वह गुड टीचर पर प्रभाव थोड़ी डाल रहा है, वो एक ही व्यक्ति है, ये ही है जो गुड टीचर है। मतलब क्या कि वह एक अच्छा शिक्षक है, ही इज आ गुड प्लेयर। तो गुड प्लेयर एक ही व्यक्ति है, जो ही है उसी को दूसरे नाम से टीचर कहते हैं, जो कि अच्छा है। मतलब क्या दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि वह एक अच्छा टीचर है, ठीक है। जानकारी कौन दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, किसके बारे में, दूसरे के बारे में। तो उसको प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा, बस उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे आप ही मान लो, जो कोई भी हो, देख रहे हो जिस वीडियो को, तो ये देखो कि आप क्या है, जैसे मान लो ही इज आ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर। ये बताओ कि इसमें मैं बताया तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, पड़ा ना। मतलब आपके बारे में क्या दे रहे हैं, जानकारी, कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो जब जानकारी दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य दूसरे पर्सन पे प्रभावी होता है, उसका प्रभाव वो झेलता है, तो उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट होता है। यदि उसके बारे में या उस जिस व्यक्ति की बात हो रही है, अगर उसी व्यक्ति को दूसरे नाम से लिखा जाए या तो जानकारी दी जाती है, तो वो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इतनी चीज़ हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये लिखा हुआ है ही इज आ गुड टीचर, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे देखते हैं तो इसमें ही देख लो, तो ही इज आ गुड टीचर, तो ये इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट कब होगा कि जब वही एक व्यक्ति, जैसे आप बोलोगे हमारे बारे में कि वह एक अच्छा टीचर है, तो हम ही हैं वह जिसको आपने कहा। फिर वह एक अच्छा टीचर है, वो आप हमारे ही बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो जब आप जानकारी दोगे तो वो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है दे वर गुड प्लेयर, तो दे क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर क्या हुआ, मेन वर्ब हो गई, गुड प्लेयर। मतलब वे हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब दे आर गुड प्लेयर, मतलब उनके बारे में बता रहे हैं कि वे अच्छे खिलाड़ी हैं। मतलब क्या दे रहे हैं, जानकारी। जब जानकारी दी जाएगी तब भी ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे ये लिखा हुआ है यू आर वेरी सिंसियर, तो मैं आपके बारे में बता बस रहा हूँ कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सिंसियर हैं आप, तो सिंसियर के बारे में बता रहे हैं, तो आप केवल जानकारी दे रहे हैं। जब जानकारी दी जाएगी तो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट होगा, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब होगी, कौन सी वर्ब है ये पता जब हमको नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम आज केवल और केवल बी वर्ब की बात की। आज हमको बी वर्ब ख़त्म ही करना था। बी वर्ब के बारे में बेसिक जानकारी सारी दे दिए हैं। एक चीज़ ये है कि ये वर्ब कहाँ पे यूज होती है। वर्ब जो हमारी है, तो वर्ब का प्रयोग हम सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। तो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट होगा, या अभी कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं तो यह कॉम्प्लीमेंट होगा,
ठीक है। ये यहाँ वर्ब से डिसाइड होगा कि आगे कॉम्प्लीमेंट आता है कि किस पे आता है। या तो सब्जेक्ट से पता करेंगे कि इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है या एक ही सब्जेक्ट है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है। जब यदि सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस बनाते हैं हम तो यहाँ पे जब सेंटेंस शब्द आया है तो सेंटेंस के बारे में देखते हैं तो सेंटेंस 2 टाइप से बनता है, ठीक है। सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। ये वाक्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। ये होता क्या है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है? देखिए सेंटेंस की जहाँ तक बात है तो 2 टाइप का होता है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस 2 टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। वॉइस मतलब बात जो होता है तो वॉइस भी जोड़ देते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है किसको कहते हैं? तो अभी पहले समझ लेते हैं कि जिस सेंटेंस में, जहाँ पर भी, जिस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब को करने में यदि समर्थ होता है, कैपेबल होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट उस वर्ब को करने में समर्थ नहीं होता है वो पैसिव होता है। तो ठीक है, आप कैसे देखिए एक्टिव वॉइस, जैसे एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट, ठीक है। ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट, इसको आप अच्छे से देखिए, ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट, ठीक है। तो यह ही मतलब क्या होता है, वह। क्रिकेट मतलब क्या होता है, क्रिकेट एक गेम है। और वर्ब क्या है, खेलना। ये क्या है, वर्ब क्या है, खेलना। वह क्रिकेट खेलने में समर्थ है क्या? अगर वह क्रिकेट खेलने में समर्थ है तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। जी हाँ, वह एक लड़का होगा, लड़का क्रिकेट खेलने में समर्थ होता है तो यह एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगर पैसिव की बात करोगे तो ये हो जाएगा CRICKET, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ये क्या हुआ आपका, ये बन गया पैसिव, ठीक है। तो पैसिव में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है क्रिकेट, ऑब्जेक्ट ये है। अब खेलना क्या है, क्रिकेट खुद खेल सकता है क्या? तो क्रिकेट खुद नहीं खेल सकता। तो यदि क्रिकेट मतलब आपका सब्जेक्ट ये वर्ब को करने में असमर्थ है, यदि वह वर्ब को करने में असमर्थ है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि ये पैसिव वॉइस होता है। जहाँ पर अब आप इस चीज़ को लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस लिखिए, रोक दो। चलिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम समझ रहे थे, इसको बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसके पहले एक बार और समझ लेते हैं कि जब सब्जेक्ट वर्ब को करने में कैपेबल होता है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब एक्टिव वॉइस कहलाता है, जैसे ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्या है, जो ही है वो क्रिकेट को खेलने में समर्थ है। दूसरा देखते हैं पैसिव वॉइस, जब सब्जेक्ट वर्ब को करने में समर्थ नहीं होता है तो वह पैसिव कहलाता है। कैसे, जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो क्रिकेट खुद खेलने में समर्थ नहीं है इसलिए ये पैसिव है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपको कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट मेन वर्ब को करने में समर्थ होता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे ही इज प्लेइंग टू क्रिकेट, जो ही है वो क्रिकेट को, एक प्ले मतलब खेलना, खेलने में समर्थ है। जैसे पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट मेन वर्ब को करने में समर्थ नहीं है तो वह पैसिव वॉइस होता है। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो क्रिकेट जो है क्रिकेट खेलने में समर्थ नहीं है, क्रिकेट खुद खेलने में समर्थ नहीं है तो ये पैसिव हो जाएगा, पैसिव।
ये देखिए ऑलमोस्ट बी का फॉर्म जो था, बी हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास होगी अगले वर्ब के साथ। सो आप लोग इस चैनल पे जो नए हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब आप कभी हमारे वर्ब का इंग्लिश का चैप्टर देखना तो इंग्लिश का पहला लेक्चर देख लेना, वर्ब का पहला लेक्चर डाला हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। और इस तरह ये जय हिंद।